देखिए, बिहार की जनता तेजस्वी जी को ठीक से समझती है। जो सदन में जाकर के अपनी बात न रखना पसंद करते हो कि महिलाओं को कम से कम शराब की वजह से उत्पीड़न का शिकार नहीं होना पड़ रहा है। शांत किशोर जी सिर्फ एक पॉलिटिकल मेलोड्रामा रचते हैं, एक हाइप क्रिएट करते हैं। वो एक टूरिस्ट नेता हैं, वो बिहार को समझने के लिए तैयार नहीं है, बिहार की जनता को लेकर चलने के लिए तैयार नहीं है। उनसे विधायक लोग भी बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं, कार्यकर्ता बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। नीतीश जी ब्रांड थे, मोदी जी ब्रांड थे, ममता बनर्जी जी ब्रांड थी। अपने राज्य में कोई संकट नहीं लगता, कोई संकट नहीं। बिहार के अंदर जाति सबसे बड़ा सवाल है। लोग हर चीज में जाति करते हैं। हम मोदी को लेकर के आए, हम नीतीश को लेकर के आए, हम ममता बनर्जी को लेकर के आए, और एनडीए इंटैक्ट है और एनडीए बहुत मजबूती से बिहार के अंदर 2025 में भी सरकार बनाएगी। लेकिन आज ये बिहार में कोई दावा नहीं कर सकता है कि कोई शराब पी करके रोड पर, सड़क पर बदमाशी कर सके। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हुआ आपके साथ ब्रजू सिंह। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर कितने बड़े फैक्टर साबित होंगे, ये तो आने वाला चुनाव और परिणाम बताएगा। लेकिन उससे पहले प्रशांत किशोर की मीटिंग हो, चाहे वो कार्यकर्ताओं के साथ हो, आम लोगों के साथ हो, या फिर उनका बयान हो, खूब सुर्खियाँ जो है वो बटोर रहा है। हालिया बयान शराबबंदी को लेकर उन्होंने दिया और कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को खत्म कर देंगे। नीतीश कुमार सिर्फ ढोंग रच रहे हैं। मेरे साथ आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता हैं राहुल जी। शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है, चाहे वो पक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो। सवाल भी कई उठते हैं, जवाब आप लोग देना पड़ता है। प्रशांत किशोर का हालिया बयान है कि भाई अगर हमारी सरकार बनेगी तो 1 घंटे में शराबबंदी को हम खत्म कर देंगे, जो बिहार हित में होगा। देखिए, ये बहुत क्लियर है कि प्रशांत किशोर जी, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि बिहार को वो ठीक से समझते नहीं हैं। शराबबंदी का फैसला सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम कोई दार्शनिक तरीके से कोई बिहार को चलाना चाहते हैं। बिहार के डेवलपमेंट में बिहार के महिलाओं की जो भागीदारी है वो बहुत मायने रखती है। एक समय था जब बिहार के अंदर बड़े पैमाने पे घरेलू विवाद, तनाव, झगड़े शराब की वजह से होते थे। ये कह सकते हैं कि कई अवसरों पर होम डिलीवरी या कई चीज़ों को लेकर के है, उस पर बिहार सरकार लगातार काम कर रही है और नियमों में जो बहुत सख्ती थी उसको भी रैशनल किया गया है। लेकिन आज ये बिहार में कोई दावा नहीं कर सकता है कि कोई शराब पी करके रोड पर, सड़क पर बदमाशी कर सके, घरों के अंदर महिलाओं के साथ मारपीट या उसके साथ बदतमीजी कर सके। ये जो बिहार के अंदर बदला है पिछले कुछ सालों में शराबबंदी की वजह से, आप दुनिया का तमाम मॉडल की बात आप कर सकते हैं, लेकिन बिहार की महिलाओं को जो सुख, चैन और शांति इस शराबबंदी ने दी है, जो सड़कों पर जो लड़कियां, जो महिलाएं बहुत स्वच्छंद तरीके से, सुरक्षित तरीके से अपने शिक्षण संस्थानों तक, नौकरियों की जगहों पर या बाज़ार या खेत खलिहान जा सकती हैं। आज से 6-7 साल पहले शाम डूबते ही, अंधेरा होते ही जो प्रसूति हो जाती थी गांव घर में और तमाम जगहों पे, आज कम से कम ये दावे के साथ हमारी एनडीए की सरकार ये कह सकती है कि महिलाओं को कम से कम शराब की वजह से उत्पीड़न का शिकार नहीं होना पड़ रहा है। पहली बात। दूसरी बात कि बिहार के अंदर हाल के दिनों में जो तमाम सर्वे भी आए हैं कि बच्चों को दूध और अन्य पौष्टिक आहार, महिलाओं को पौष्टिक आहार की वृद्धि हुई है उनके घरों में। तो इसमें एक बड़ा कारण जो शराब पर जो खर्च था लोगों का, वो फंड या वो पैसा जो है परिवार पर ज़्यादा खर्च हो रहा है। कई लोग स्वरोजगार में भी, जब शराब आप खुलेआम नहीं पी सकते हैं तो शर्मिंदगी भी होने लग गई, लोगों को परेशानी भी हुई। कई लोग 1 बार पकड़े गए, 2 बार पकड़े गए, उसके बाद एहसास हुआ, परिवार का दबाव बढ़ा और फाइनली कई अवसरों पर यह देखा गया है कि बड़े पैमाने पे यहाँ के युवाओं ने शराब छोड़ा है और वो मुख्य धारा में, कारोबार में या रोजगार में बढ़े हैं। तो जो बिहार की समृद्धि है उसकी भी एक कहानी ये गढ़ रहा है। तो प्रशांत किशोर जी सिर्फ एक पॉलिटिकल मेलोड्रामा रचते हैं, एक हाइप क्रिएट करते हैं। चूँकि आपको मालूम है कि वो मार्केटिंग के आदमी हैं, इसलिए वो एक जुमला फेंकते हैं या एक सिस्टम का ये बनाते हैं कि 1 घंटे में, पहले घंटे में कोई भी सरकार जब काम करती है तो उसके पीछे एक सिस्टम काम करता है, उसके पीछे एक नज़रिया होता है। वो नज़रिया ही उनका क्लियर नहीं है। शराबबंदी के इम्पैक्ट को वो देख रहे हैं, लेकिन
दूसरा इम्पैक्ट जो सबसे बड़ा है परिवार के अंदर, वो उनको नहीं दिखाई पड़ता है। तो जो बिहार को ठीक से समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। और एक बात मैं कहूँगा कि दुनिया का कोई भी मॉडल एक जगह से दूसरी जगह लागू करने के लिए वहाँ स्थानीय जो चीज़ें होती हैं उसको उसमें शामिल करना होता है। किन जगहों पे ये असफल हो गया, फेल हो गया, उसके इम्पैक्ट के क्या एनालिसिस होंगे, ये उन जगहों के हैं। बिहार के अंदर जो चीज़ें बदली हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। राहुल जी, एक सवाल ये भी उठता है 2025 विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कि प्रशांत किशोर जिस प्रकार से वो घूम रहे हैं या फिर पार्टी को लेकर जिस प्रकार से वो बातें कह रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है कि भाई जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो या फिर आरएलएम हो, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल हो, उनके लिए एक बड़ा संकट 25 में वो बन सकते हैं? कोई संकट नहीं, सिंधवाड़ी नहीं लगता? सिंधवाड़ी कोई संकट नहीं, कोई संकट नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि प्रशांत किशोर जी अपनी खुद की नीतियों को लेकर के क्लियर नहीं है। क्लियर क्यों नहीं है? उन्होंने सबसे पहले कहा कि बिहार के अंदर जाति सबसे बड़ा सवाल है, लोग हर चीज़ में जाति करते हैं, हम एक कास्टलेस पॉलिटिक्स लेकर के आएंगे, हम बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के बात करेंगे। लेकिन अगर उनके हाल के दिनों के अगर बयान आपने देखे होंगे तो उन्होंने कहा कि भाई हम दलित समाज को सबसे पहले देंगे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, उसके बाद हम ओबीसी को देंगे, फिर दूसरी। तो जहाँ से आप चले थे आप वहाँ तक बिना चुनाव में गए, जब आप 6 महीने नहीं रह पाए तो सत्ता में जाने के बाद आप कितने दिनों तक अपनी चीज़ों पर रहेंगे, यही क्लियर नहीं है प्रशांत जी का। दूसरी बात कि बिहार को जो समझने का दावा वो करते हैं, बिहार के अंदर अगर कास्ट है तो कास्ट को आप इग्नोर करके आप कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं। का मतलब ये नहीं है कि हम पॉलिटिक्स चाहते हैं। हम जो एनडीए है, अगर वो जातिगत सर्वे कराए तो उसके अंदर जो आर्थिक सर्वे और जातिगत सर्वे आए तो उससे ये आंकड़े सामने आए कि महादलित की क्या स्थिति है, आर्थिक सामाजिक स्थिति, दलितों की क्या स्थिति है, अति पिछड़ों की क्या स्थिति है, पिछड़ों की क्या स्थिति है, सवर्णों में भी जो गरीब हैं, जो अमीर हैं, उनकी क्या स्थिति है। ये तमाम आंकड़े जब आए तो हम लोगों ने उसके अनुसार, जहाँ पे हम लोग को आर्थिक तौर पर उनको मदद करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम लोगों ने तय किया कि भाई 2 लाख रुपए हम देंगे एक परिवार को, जो गरीब परिवार हैं, जो 95 लाख गरीब परिवार हैं हमारे आंकड़ों के अनुसार, उसको हम 2 लाख रुपये देंगे ताकि वो कुछ रोज़गार कर सके। हमने एक पैमाना बनाया कि भाई जो सामाजिक तौर पर पीछे रह गए, मुख्य धारा में उनकी भागीदारी आज भी नहीं है, तो हमने उनको मुख्य धारा में लाने के लिए 65% आरक्षण का प्रस्ताव रखा। उसको हम लोगों ने लागू भी किया। ठीक है, वो एक कानूनी पचड़े में है भी, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से हम लोग उसको निकाल ले आएंगे। तो आप समझिए, आप कास्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसको समझते हुए जब आप कोई पॉलिटिक्स करते हैं तो आप उसके डेवलपमेंट को दिमाग में रखते हैं, आप उसकी तरक्की सोचते हैं। हम अगर महिलाओं को सोचते हैं, आप शराबबंदी सिर्फ बोलते हैं, तो मैं कहता हूं कि बिहार के अंदर सिर्फ शराबबंदी से महिलाओं को फ़ायदा नहीं हुआ। बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बीजेपी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, अलग अलग समय में कुशवाहा जी उस समाज का हिस्सा रहे हैं, माननीय नेता हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी अलग अलग समय में एनडीए में रहे हैं। वो तो जो तस्वीर हम लोगों ने बनाई थी, एक परिकल्पना थी कि महिलाओं को जब तक हम आगे नहीं लेके जाएंगे तो जीडीपी जो बिहार का होगा उसमें बहुत तरक्की नहीं होगी। तो तरक्की कैसे होगी? तो हम लोगों ने शिक्षकों में 50% आरक्षण दिया, पंचायत चुनाव में हम लोगों ने महिलाओं को आरक्षण दिया, सिपाही में हम लोगों ने उसमें उनको लाने का काम किया। तो हर जगह पर जब हम महिलाओं की भागीदारी बढ़ा रहे हैं, तो आपको एक कहावत याद होगा कि एक महिला अगर पढ़ लिख जाती है तो कई पीढ़ियाँ पढ़ जाती हैं। तो आप सोचिए कि अगर बिहार की सरकारी नौकरियों में राजनीति की जो सबसे बुनियादी है, पंचायती राज व्यवस्था, नगर परिषद की जो व्यवस्था है, नगर निगम की जो व्यवस्था है, अगर उसमें हम महिलाओं को भागीदारी दे रहे हैं 50%, तो आप 20, 25, 30 साल के बाद जो उसका इम्पैक्ट होगा तो एक कलेक्टिव इम्पैक्ट होगा ना। तो अब आप कहिएगा कि भाई हम महिला और पुरुष नहीं जानते हैं, हम एक यूनिट जानते हैं। तो ऐसे नहीं होता है। बिहार को समझना पड़ेगा, बिहार की मिट्टी को समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो मार्केटिंग गिमिक है वो ये समझ रहा है कि हमने एक मॉडल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया किसी पार्टी के लिए, तो हम यहाँ भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे। देखिए, मेरा एक बात हमेशा याद रखिएगा कि नीतीश जी ब्रांड थे, मोदी जी ब्रांड थे, ममता बनर्जी जी ब्रांड थी अपने राज्य में, या जगन मोहन रेड्डी ब्रांड थे, या चंद्रशेखर ब्रांड थे, तब इन्होंने उन पार्टियों को मार्केटिंग करने में मदद किया। ठीक है, लेकिन
आज तो बिना उनके नीतीश कुमार जी 12 सीट ले आए, जब ये 5 सीट कह रहे थे। ममता बनर्जी जी को भी फायदा हुआ, कई जगहों पे दूसरी पार्टियों को नुकसान हुआ, तो बीजेपी को भी देखिए तीसरी बार सरकार तो बिना पीके के आ गए। तो कई बार इनको भ्रम हो जाता है कि हम मोदी को लेकर के आए, हम नीतीश को लेकर के आए, हम ममता बनर्जी को लेकर के आए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में माननीय प्रशांत किशोर जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी या कोई भी जो नेता हैं, वो अपने जड़ों पे काम करते हैं, बुनियाद पर काम करते हैं। सिर्फ आप उसको ब्रांडिंग करके आपको ये भ्रम हो गया है कि आप बिहार को बहुत जानते हैं। ये कोई बिहार को नहीं जानते हैं, कोई बिहार इनके साथ नहीं जाएगा। और एनडीए इंटैक्ट है और एनडीए बहुत मजबूती से बिहार के अंदर 2025 में भी सरकार बनाएगी। मैं बहुत आश्वस्त हूँ। एक अंतिम सवाल लेते हैं, बहुत छोटा जवाब उम्मीद करते हैं भाई। आरजेडी जो ए टू जेड की बात करते हैं तेजस्वी यादव खासतौर पे 2020 के विधानसभा चुनाव में, हालांकि आरजेडी को एम और वाई मुस्लिम यादव की पार्टी बताई जाती है। आज की तारीख में वो आरजेडी फिर से तेजस्वी यादव एम वाई पर आ गए हैं, चाहे वो जातीय सम्मेलन हो, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक बीते दिन बुलाई गई और उसमें तेजस्वी ने कहा कि अगर आप लोग इंटैक्ट रहेंगे तो भाई फिर हम लोग 25 में सरकार जैसे पहले थी वैसे 25 में सरकार जो है वो बन जाएगी। देखिए, तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर के उनके जो आधार जो समाज के लोग थे, वो लोग भी बेहद नाराज़गी में हैं। उनसे विधायक लोग भी बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं, कार्यकर्ता बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने देखा कि डॉक्टर्स की मीटिंग हुई, उसमें वो नहीं आए। कई ऐसी बैठकें होती हैं, कई ऐसे आंदोलन वो कॉल करते हैं और उसमें वो नहीं जाते हैं। तो उनके पास ए टू जेड की जो राजनीति थी, किसी ने समझा दिया कि भाई एम वाई से नहीं होगा तो चलो ए टू जेड की बात करो। देखिए, बिहार की जनता तेजस्वी जी को ठीक से समझती है। जो सदन में जाकर के अपनी बात न रखना पसंद करते हो, मानसून सत्र में पूरा वो गायब रहे, उनको घूमना ज़्यादा पसंद हो, तो मुझे लगता है कि वो एक टूरिस्ट नेता हैं। वो बिहार को समझने के लिए तैयार नहीं है, बिहार की जनता को लेकर चलने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब वो ए टू जेड कर लें, एम वाई कर लें, एम वाई के कर लें, कुछ और कर लें, बिहार उन पर भरोसा नहीं करने वाली है। ये तो नीतीश जी की कृपा है कहिए कि दो बार उनको मौका मिल गया डिप्टी सीएम बनने का और बिहार ने उनको देखा और नीतीश कुमार जी भी अब समझ गए हैं कि ये चलने लायक नहीं है। नीतीश जी की कृपा थी कि 2 बार डिप्टी सीएम बन गए। चर्चा की शुरुआत प्रशांत किशोर से किए थे, अंत जो है वो तेजस्वी यादव पर आकर हो गई। तेजस्वी यादव चूँकि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक बुलाई गई और इसलिए भी कहा जा रहा है कि भाई फिर से वो लालू यादव वाली राजनीति करने शुरू कर, जैसे वो एम वाई करते थे और इस आधार पर कहा गया कि एम वाई की बदौलत आरजेडी चलती है। तेजस्वी यादव ने उस समीकरण को बदल दिया था, ए टू जेड 2020 के विधानसभा चुनाव में किया था, लेकिन फिर से आरजेडी की जो गाड़ी है उसी रास्ते पर आती दिख रही है। ये आरोप विपक्ष द्वारा भी लगाए गए कई बार कि एम वाई से ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं। आरएलएम के प्रवक्ता राहुल जी ने बताया कि भाई तेजस्वी यादव का जो गंभीरता है उनकी पार्टी में नहीं है। वो पार्टी के नेताओं को बैठक के लिए बुलाते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, आंदोलन बुलाते हैं, लेकिन खुद ही वो वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।